वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज कंडीशन है वो है डायबिटीज मेलाइटस। तो पहले हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। डायबिटीज इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ओके, क्रॉनिक मतलब क्या होता है कि जो बीमारी अचानक से नहीं होती है, कई साल लग जाते हैं इस बीमारी को होने में। ठीक है, कि अचानक से किसी को शुगर नहीं होता है, इसमें काफी टाइम लगता है, काफी साल लग जाते हैं जब पेशेंट को शुगर होता है। ओके, तो ये बॉडी का कैसा डिसऑर्डर है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, उससे बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि जो भी हम खाना खाते हैं, अगर उस खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है या गड़बड़ हो चुका है। करेक्टराइज बाय, इसको हम कैसे पहचानते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाए तब हम डायबिटीज बोलेंगे। ओके, तो डायबिटीज क्या है? क्रॉनिक कंडीशन है, कई साल लगते हैं इस बीमारी को होने में। और हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें डिस्टरबेंस आता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है, उसका डिसऑर्डर है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? कि किसी के बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर अधिक हो जाता है, उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब अधिक। ओके, हाइपर मतलब अधिक, ग्लाय मतलब हमारा जो ब्लड है, ठीक, ग्लाय मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब होता है ब्लड। ओके, तो अगर हाई लेवल हो गया ग्लूकोज हमारे ब्लड में, तो हम बोलेंगे उसको डायबिटीज हो गई है। रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, ऐसा क्यों होता है? कि अगर हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है उसका अच्छे से यहाँ पर सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन की कमी हो चुकी है, या बिल्कुल ही बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, या फिर जो इंसुलिन है वो अच्छे से अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर दोनों कारणों से। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ी? डायबिटीज की डेफिनेशन, कि जो डायबिटीज है, जो शुगर की बीमारी है, ये क्रॉनिक है, ये अचानक से नहीं होती है, कई साल लगते हैं इस बीमारी को होने में। इसमें क्या होता है कि बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है। करेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो अधिक हो जाएगा, रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मतलब जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो अधिक हो चुका है ब्लड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंसुलिन है उसकी कमी हो चुकी है बॉडी में, या तो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, या बहुत ही कम बन रहा है कि वो अपना एक्शन ढंग से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इंसुलिन को जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या फिर दोनों कारणों से। ओके, बॉडी में बहुत कम इंसुलिन बनेगा तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, कई बार जो बॉडी है वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रही है। अब ग्लूकोज क्या है? देखो, ग्लूकोज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो भी खाना हम खाते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, ओके, तो जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी का वाइटल सोर्स है एनर्जी का। जो हम खाना खाएंगे तो वो किस में ब्रेक होगा? ग्लूकोज में ब्रेक होगा, और हमारी बॉडी को इस तरह से एनर्जी मिलती है। और इंसुलिन भाई क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है, जो कि हमारे पेनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पेनक्रियास में दो तरह की सेल होती है, उनमें से एक सेल जो होती है वो दूसरे तरीके का हार्मोन बनाती है, और कुछ सेल्स क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन बनाती है। तो सिंपल सा क्या है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पेनक्रियास से बनता है, हेल्प इन इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज का बॉडी में प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में टूटेगा, और वो ग्लूकोज फिर इंसुलिन के पास जाएगा, और वो हमारे सेल के अंदर जाएगा। इस तरह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, तो इंसुलिन हेल्प्स ग्लूकोज टू एंटर द बॉडी। अब इंसुलिन करता क्या है? देखो, इंसुलिन जो हार्मोन है ये करता है, ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर कहाँ लेके जाएगा? हमारी बॉडी की सेल्स तक लेके जाएगा। ओके, जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन हमारे पेट में हो चुका है। अब जब वो टूट चुका है ग्लूकोज में, तो वो ग्लूकोज जो शुगर है वो कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में जाएगा। ठीक है, और ब्लड कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। अब जैसे हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका लेवल 70 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक हो जाएगा, तभी क्या होगा? हमारी पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन निकालेंगी, और वो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को उठाकर कहाँ लेके जाएंगी? सेल के अंदर लेके जाएंगी। बिना इंसुलिन हार्मोन के जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, और जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तभी वहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसीलिए इंसुलिन हार्मोन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया? जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो टूटेगा, वो ग्लूकोज में बदलेगा, शुगर में बदलेगा, और ये शुगर कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में जाएगा,
और जैसे इस शुगर का लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होगा तो हमारा जो पेनक्रियाज है वहां से इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, और वो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, जो भी ब्लड में ग्लूकोज है उसको किसके अंदर लेके जाएगा, बॉडी के सेल्स के अंदर लेके जाएगा, और इस तरह से हमारे हर एक सेल से, हर एक टिश्यू से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, देखो यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से मैंने समझा रखा है। सपोज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, तो यहाँ पर ये हमारा जीआई ट्रैक्ट है, ये स्टमक हो गया, और ये नीचे स्टमक के ठीक नीचे हमारा क्या होता है, पेनक्रियाज होता है। ओके, स्टमक के ठीक नीचे हमारा क्या होता है, पेनक्रियाज है ये। अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पर देखेंगे तो ये पेनक्रियाज का हेड वाला रीजन है, ओके, एंड ये वाला जो है वो टेल रीजन है। ओके, यहाँ पर दो तरह की सेल्स होती है पेनक्रियाज में। ओके, यहाँ पर कुछ होती अल्फा सेल्स, ओके, कुछ होती अल्फा सेल्स और कुछ होती है हमारी बीटा सेल्स और कुछ होती है डेल्टा सेल्स। पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। ठीक है, एक्सोक्राइन फंक्शन तब करेगा जब इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालने होंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालने होंगे खाने के डाइजेशन के लिए, और एंडोक्राइन फंक्शन तब करेगा जब ये बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंसुलिन की। ओके, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के मेनली टेल रीजन में अधिक सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये इस तरह से होता है जैसे आइलैंड होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ सेल्स होती है टेल रीजन में जो आइलैंड की तरह होती है। जो साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इनके नाम पे क्या है, लैंगरहैंस है। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, क्या होती है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, ये 1 से लेकर 2% होते हैं। ठीक है, इन्हीं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में कुछ सेल्स होती है, जैसे कि कौन कौन सी, सपोज मैं यहाँ पर एक डायग्राम को यहाँ पर ब्राउड कर रही हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को ले रही हूँ। ठीक है, इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में कुछ होती है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का काम क्या है कि बॉडी में इंसुलिन बनाना। ओके, बीटा सेल हमारी बॉडी में इंसुलिन यहाँ पर बनाती है ब्लड में, और यही इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है। कुछ सेल्स क्या होती है, बाहर की तरफ जो सेल्स होती है, ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये एक तरह से आइलैंड है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, अंदर की जो सेल्स होती है उन्हें हम बीटा सेल्स बोलते हैं। वो क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। बाहर की जो सेल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करेंगी, ग्लाइकोगन सिक्रेट करेंगी, ग्लाइकोगन हार्मोन, इसका भी रोल होता है, बताऊंगी। और एक होती है हमारी डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करती है। सोमेटोस्टेटिन, इसका काम क्या होता है, ये बैलेंस बना के रखता है अल्फा एंड बीटा के बीच में। ठीक है, तो 3 तरह की सेल्स होती है, जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बनाएंगी, अल्फा सेल्स है वो ग्लाइकोगन बनाएंगी, और जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन यहाँ बनाती है, जो बैलेंस बनाए रखती है अल्फा एंड बीटा में। देखो सिंपल से यहाँ पर डायग्राम है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हमने खाई, उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म के बाद वो जो खाना है वो टूट के किस में आ जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाएगा, शुगर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर ग्रीन ग्रीन बना रही हूँ डॉट वाले, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये बाकी हमारा पूरा क्या है, ब्लड वेसल है। अब जैसे यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल 70 से ऊपर जाएगा, 70 mg पर डेसीलीटर से ऊपर जाएगा, ये ब्लड वेसल्स पतली पतली हमारी कहाँ है, पेनक्रियाज में भी है, यहाँ पे तो ब्लड वेसल्स होंगी ना। तो जैसे ये ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल 70 से ऊपर जाएगा, तब हमारा जो बीटा सेल है वो क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन ब्लड में रिलीज कर देगा। ओके, अब ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड में जाएगा और यहां से ये इंसुलिन हार्मोन पकड़कर ग्लूकोज को लेकर आएगा सेल के अंदर। यहाँ पर मैंने एक सेल दिखा रखा है। ठीक है, ये एक तरह से लॉक एंड की तरह काम करता है। ठीक है, तो इंसुलिन एक क्या है, की है, मतलब बिना की के लॉक नहीं खुलेगा। यहाँ पर एक लॉक मान लो। ठीक है, इंसुलिन एक चाबी है, जब तक ये चाबी इसमें नहीं लगेगी तब तक ग्लूकोज अंदर सेल के नहीं जाएगा। ठीक है, तो बिना इंसुलिन के कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए इंसुलिन डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, हमारी पेनक्रियाज से निकलता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है पेनक्रियाज की। इसका काम क्या है कि जो भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको पकड़कर उसको लेकर जाना सेल के अंदर। अब सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म होगा तभी यहाँ पर एनर्जी बनती है। ओके, तो इतना बड़ा काम क्या है, इंसुलिन का है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम है सिंपल,
सपोज नॉर्मल कोई पर्सन है, ओके, ग्लूकोज एंटर सेल्स, एनर्जी प्रोड्यूस, इसको कोई भी डिजीज नहीं है, इसको डायबिटीज नहीं है, ये एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन है। तो इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल में जाएगा और सेल से क्या होगी, एनर्जी बॉडी को प्रोड्यूस होगी। डायबिटीज पर्सन के केस में क्या होता है, ग्लूकोज स्टेज इन ब्लड, ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में इतना इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसुलिन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ओके, मतलब जो सेल होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं इंसुलिन के लिए, ठीक है। कई बार बॉडी में कुछ ऐसे कारणों से जो सेल है वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे इंसुलिन के लिए, या फिर इंसुलिन इतना कम बन रहा है कि वो ग्लूकोज को अंदर लेके जा ही नहीं पा रहा है। या फिर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं टाइप 1 डायबिटीज में जिनमें इंसुलिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएंगी। तो इन सब कारणों से क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही रह जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं हाई ब्लड शुगर, मतलब उसके ब्लड में जो शुगर है वो अधिक हो चुका है या फिर उसको शुगर की बीमारी हो गई है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को जब इंसुलिन सेल के अंदर लेके जाएगा, ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, जो अधिक ग्लूकोज बच जाता है बॉडी में वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोगन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोगन की फॉर्म में स्टोर होगा। और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो यहाँ पर जो अल्फा सेल से ग्लाइकोगन हार्मोन निकलता है, ठीक है, किस सेल से, अल्फा सेल से। तो यहाँ पर जो अल्फा सेल से ग्लाइकोगन निकलता है वो क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को तोड़ता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, रिवर्स। ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है ग्लाइकोगन की फॉर्म में, ठीक है। कुछ ग्लूकोज से हमारे सेल्स को एनर्जी मिल चुकी है, अगर बॉडी में अधिक ग्लूकोज है तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी तो यही ग्लाइकोजन किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। किसकी वजह से, ग्लाइकोगन हार्मोन की वजह से, ठीक है। ये था यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस। अब हम देख लेते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका स्टोरेज कैसे कैसे होता है, मतलब वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर स्टोर होगा, ओके। पहला देखो, जो ग्लूकोज है जब वो स्टोर होता है हमारे सेल्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है, एक तो हमारे मसल्स में स्टोर होगा। मसल्स में किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और हमारे जो फैटी टिश्यू है जिन्हें हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं उनमें ये स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म में, कि जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो यहाँ पर ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा, हमारे जो फैट वाले टिश्यू है उसमें स्टोर होगा और हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, ओके। मसल्स में जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है वो कब हमारी यूज होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ओके। जब भी हमारी बॉडी में हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उस दौरान हमारी मसल से जो ग्लाइकोगन है वो ग्लूकोज में टूटेगा और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। लिवर से ये क्या करता है, लिवर क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है, ओके। जो भी ग्लूकोज हमारे लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है ताकि वो 70 से ऊपर ना जाए, क्योंकि जैसे 70 से ऊपर ब्लड शुगर लेवल जाएगा तो हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी, और फैट में जो ग्लूकोज स्टोर होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, ओके। यहाँ पर देखो, ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है। नॉर्मली जो हेल्दी व्यक्ति है उसमें क्या होता है, उसने खाना खाया, ठीक है, जब भी वो खाना खाता है तो ब्लड में अचानक से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी, और वो इंसुलिन कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को पकड़कर कहाँ डालेगा, हमारे सेल में डाल देगा, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक चाबी की तरह काम करता है। बिना इंसुलिन के ये सेल नहीं खुल पाएगा, ठीक है। जब तक इस रिसेप्टर पर इंसुलिन नहीं लगेगा तब तक ये ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा। तो ग्लूकोज फिर हमारे सेल में जाएगा, और कुछ ग्लूकोज हमारे मसल्स में, लिवर में स्टोर होगा, और कुछ ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी। ये नॉर्मल है। जिस पर्सन को डायबिटीज हुआ है उसमें क्या होता है, देखो, इन डायबिटीज मेलाइटस बॉडी हैज ट्रबल इन मूविंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इन सेल। डायबिटीज में क्या होता है कि बॉडी में दिक्कत है, ठीक है, इंसुलिन बहुत ही कम बन रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है,
जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल में नहीं जा पा रहा है। अब क्या होगा, अगर ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाएगा तो वो ग्लूकोज कहाँ पर रह जाएगा, वो हमारे ब्लड में ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड में रह जाएगा तो वो इंक्रीज कर देगा ब्लड का ग्लूकोज लेवल, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 से 200 mg पर डेसीलीटर से ऊपर है, तब हम बोलेंगे पेशेंट को डायबिटीज है। कितना, 180 से लेकर 200 mg पर डेसीलीटर से ऊपर है, इट मींस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज ग्लूकोज। देखो यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है कि मतलब अगर सपोज आप एक बोट में खड़े हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आसपास क्या है, एक समुद्र है, उस समुद्र में नमकीन पानी है। ओके, आपको बहुत प्यास लग रही है, आपके आसपास तो बहुत सारा पानी है, हम इस पानी को नहीं पी पा रहे, क्यों, क्योंकि इस पानी में बहुत सारा सॉल्ट है। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि सेल के आसपास ग्लूकोज तो बहुत सारा पड़ रखा है, सेल के आसपास जो ब्लड वेसल्स है वहां पर ग्लूकोज बहुत सारा है, बट इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, या फिर सेल्स जो है वो रेजिस्टेंस हो गई है ग्लूकोज के लिए, इंसुलिन के लिए। ठीक है, या फिर इतना इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा है कि वो ग्लूकोज को सेल में लेके जा सके। तो सेल के चारों तरफ तो ब्लड वेसल्स है, वहां पर बहुत सारा ग्लूकोज पड़ा है, उसके बावजूद भी सेल क्या है, सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी है। ठीक है, तो डिक्रीज ग्लूकोज इन सेल, ब्लड में ग्लूकोज होने के बावजूद भी सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं आ पा रहा है, और सेल के अंदर क्या हो गया, स्टारवेशन हो जाएगा। ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, स्टार्व हो जाएगा। यहाँ पर इतना सारा ग्लूकोज होने के बाद भी सेल भी यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्व हो रहा है। तो यही डायबिटीज में होता है। और हाई ग्लूकोज का लेवल कहाँ है, हमारे ब्लड में, बट इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर सेल्स जो है वो रेजिस्टेंस हो गई है उस इंसुलिन के लिए, या फिर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारा ग्लूकोज कहाँ आएगा, हमारे ब्लड में फ्लो करता रहेगा, बट जो सेल बेचारी है वो ग्लूकोज ले ही नहीं पाएगी और एनर्जी बना ही नहीं पाएगी। तो यही डायबिटीज में होता है। दिस क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया में कॉज सेकेंडरी डैमेज इन मल्टीपल ऑर्गन्स। अब क्या होगा, यही ब्लड पूरी बॉडी में घूमेगा, और मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको कि इससे क्या होता है, अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में चलती रही तो उससे हमारी बॉडी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनकी जो आंखें हैं, ठीक है, उन्हें रेटिनोपैथी होता है। रेटिनोपैथी क्या होता है, जब आंखों की जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, उन्हें न्यूरोपैथी होता है। न्यूरोपैथी क्या होते हैं, जब बॉडी की जो नर्व्स है वो ढंग से काम नहीं कर पाती है, और उन्हें कई बार कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है। इसके अलावा कई बार डायबिटिक फुट होता है, जिसमें कि पेशेंट का जो लेग है, ठीक है, उसे काटना पड़ सकता है, उसे एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इतना ज्यादा हाई ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहेगा और लंबे टाइम तक रहेगा तो वो हमारे जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज कर देगा। ओके, अब देखो, एक नॉर्मल हमने यहाँ पर चूज किया है कि भाई फास्टिंग मतलब बिना खाए पिए। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर हम कब करते हैं, जैसे पेशेंट ने रात को खाना खाया, ठीक है, और 8 घंटे तक पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाया है, मतलब 8 आवर्स तक उसकी फास्टिंग है। ये ज्यादातर हम पेशेंट में सुबह सुबह करते हैं, मॉर्निंग में, क्योंकि रात को पेशेंट 9 बजे तक डिनर ले लेता है, उसके बाद वो बिल्कुल खाली पेट सोता है। ओके, तो फास्टिंग ब्लड शुगर हम कब करते हैं, जब पेशेंट ने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया हो। नॉर्मल पर्सन में ये ब्लड शुगर लेवल जो होना चाहिए वो 100 से कम आना चाहिए, मतलब 100 mg पर डेसीलीटर से कम आना चाहिए। इसका मतलब उसको शुगर नहीं है। प्री डायबिटीज मतलब ये डायबिटीज नहीं हुई है, प्री डायबिटीज कंडीशन है, उसमें जो ब्लड शुगर है अगर वो आपका 100 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि बस आपको डायबिटीज होने वाली है। अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है, प्रिकॉशन नहीं कर रहे हो, लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपको आगे चल के डायबिटीज हो सकती है। और डायबिटीज कब बोलेंगे, जब पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 126 mg पर डेसीलीटर से ऊपर जाएगा। ये तो 126 mg होगा या इससे ऊपर जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ पेशेंट को डायबिटीज है। एक हम करते हैं रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम मतलब कभी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पेशेंट ने किस टाइम पे खाना खाया है। ठीक है, सपोज पेशेंट ने खाना खाया है, ब्रेकफास्ट लिया है, चाहे लंच लिया है, चाहे डिनर लिया है, किसी भी टाइम हमने रैंडमली उसका ब्लड शुगर कर लिया। अगर वो रैंडम ब्लड शुगर 200 mg पर डेसीलीटर से ऊपर आता है या इसके इक्वल आता है, इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है। और एक और हम करते हैं, उसका नाम है HbA1c। HbA1c मतलब हम 3 महीने का एवरेज शुगर निकाल रहे हैं। ठीक है, 3 महीने का, कि जो हमारे आरबीसी होते हैं, जो रेड ब्लड सेल है,
उसने कितना शुगर एब्जॉर्ब किया है, मतलब पेशेंट का पिछले 3 महीने का हम शुगर इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं HbA1c, 3 मंथ एवरेज शुगर इसमें निकालते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, अगर नॉर्मल कोई हेल्दी पर्सन है तो उसका 5.7% से कम आना चाहिए। प्री डायबिटीज की कंडीशन में 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में आएगा, इस रेंज में आएगा। और अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका जो शुगर है वो 6.5 से ऊपर जाएगा या फिर इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर रहेगा। देखो अब नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज। ठीक है, कितनी तरीके की यहाँ पर डायबिटीज होती है। तो वैसे तो डायबिटीज 5 तरीके की होती है, बट यहाँ पर हम 2 ही पढ़ेंगे। ओके, एक होती है गेस्टेशनल, 3 होती है डायबिटीज जैसे मेनली टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल। इसके अलावा 2 और होती है, बट बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने मेन यहाँ पर 3 डायबिटीज बताऊंगी, टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज किसे बोलते हैं, बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन, यहाँ पर बॉडी जो है वो इंसुलिन बना ही नहीं रही है। ठीक है, अब ऐसा क्या हो गया कि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। 1 in 10 पीपल विद डायबिटीज टाइप 1, मतलब 10 में से किसी एक पर्सन को ये डिजीज होगी, 10 लोगों में से किसी एक को ये डिजीज होती है टाइप 1 डायबिटीज। खासकर जो ये टाइप 1 डायबिटीज है ये देखी जाती है चिल्ड्रंस में और यंग एडल्ट्स में, मतलब जो जुवेनाइल पीरियड है, जो जुवेनाइल एज है, उनमें अधिकतर ये डायबिटीज देखी गई है। छोटे बच्चों में या फिर जो यंग पीपल्स है उनमें अधिक टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिलेगी। 10 में से किसी एक पर्सन को डायबिटीज होगी। और इसमें क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बना रही है, जरा भी नहीं बना रही है। अगर हल्का सा भी बना रही है तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। नेक्स्ट है देयर इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन रिप्लेसमेंट एज ट्रीटमेंट। इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को अपने पूरे लाइफ टाइम तक, पूरे जीवन तक उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और कोई भी पेशेंट के पास ऑप्शन नहीं है। अगर किसी बच्चे को या फिर यंग एडल्ट को जो जुवेनाइल पीरियड में है, यंग एज में है, उसको डायबिटीज है, तो उसको अपनी पूरी लाइफ टाइम तक इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, मतलब वो इंसुलिन पे पूरी तरह से निर्भर रहेगा। इसे हम बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM। क्यों? क्योंकि पेशेंट पूरे लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन पे यहाँ पर डिपेंड हो चुका है। फिर है, अब क्या होगा सोचो, अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो जो ग्लूकोज है वो सेल में नहीं जा पाएगा। तो अब बॉडी क्या सोचेगी कि हमारे पास ग्लूकोज है ही नहीं। ठीक है, ब्रेन के पास सिग्नल क्या जाएगा कि हमारे पास ग्लूकोज नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, बॉडी ब्रेक डाउन द फैट, तो बॉडी जो हमारी बॉडी में फैट होता है उसको तोड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि सेल्स को लगता है, बॉडी को लगता है कि ग्लूकोज अंदर है ही नहीं, जबकि इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है। ग्लूकोज तो है बट इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। तो बॉडी क्या करेगी, फैट को तोड़ना शुरू कर देगी। और फैट जब टूटेगा तो उससे क्या बनेगा, कीटोन्स बॉडीज बनेगी। क्या बनेगी, कीटोन्स बॉडीज, जिससे पेशेंट को क्या होगा, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस होगा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज का, कि बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज के बदले फैट को तोड़ना शुरू कर देती है, प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देती है। और हमारे ब्लड में किसका लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पर कीटोन्स का लेवल बढ़ जाता है। और पेशेंट किससे सफर करेगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से। ठीक है, ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज का। ओके, करेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें हो क्या रहा है कि ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज पड़ा हुआ है, हाइपर मतलब ज्यादा ग्लूकोज पड़ा हुआ है, और कीटोसिस, कीटोन वाली जो बॉडीज है वो अधिक हो चुकी है। ठीक है, जब कीटोन हमारी ब्लड में अधिक हो जाएगा तो हमारा ब्लड जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ब्लड कैसा हो जाएगा, हमारा एसिडिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सीवियर इंसुलिन की डेफिशिएंसी बॉडी में। ठीक है, और अगर ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो उससे बहुत सारे जो नुकसान है वो होंगे, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। ओके, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी टाइप 1 डायबिटीज में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता है, जिससे कि फैट का ब्रेकडाउन होता है। और पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, कीटोन बॉडीज रहेंगी, जिससे कि पेशेंट को क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कारण है टाइप 1 डायबिटीज होने के, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन क्या होता है, जेनेटिक कारण। जिस टाइम हमारी खुद की इम्यूनिटी, हमारे ही पेनक्रियाज की जो सेल्स होती है, कौन सी सेल्स होती है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मतलब जब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, तब इंसुलिन नहीं बनेगा।
ठीक है। ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, कई बार हमारे जीन्स में ऐसा परिवर्तन आता है, ऐसा चेंज आता है, आवर टी लिम्फोसाइट्स अटैक एंड डिस्ट्रॉय द बीटा सेल, कि जो हमारे हेल्पर सेल होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप कौन सा होता है, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स थे, जो हमारे हेल्पर सेल थे, इन्होंने क्या करा, हमारे बीटा सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगा तो इंसुलिन बॉडी में नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं इसका कारण इडियोपैथिक है, मतलब अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता है। इडियोपैथिक मतलब अननोन रीजन, ठीक है, इसका कोई भी कारण नहीं पता लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कुछ फैमिलीज में, ठीक है, किसी के दादा को, परदादा को, या किसी को भी, मतलब जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री रही है, मतलब किसी को पहले टाइम पे डायबिटीज थी उनके दादाजी को या किसी पुराने लोगों को, तो वो आगे भी किसी ना किसी मेंबर को आगे फैमिली में होगा अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री रही है। इसके अलावा क्या कारण है, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। छोटे बच्चों में अगर वायरसेस ट्रिगर होते हैं, बचपन में उन्हें अगर वायरसेस लग जाते हैं, जैसे कॉक्सिकी वायरस या फिर रूबीला वायरस मान के चलो, या फिर मम्स अगर बच्चे को हो गया है, तो इन वायरस की वजह से क्या होगा कि हमारे जो ऑटो इम्यून सेल है, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स है, वो इन वायरस को मारने के चक्कर में क्या करेंगे, हमारी बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारी पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है, जो इंसुलिन बनाती है, इसको मार देंगी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनेगा। अगर बीटा सेल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो बॉडी में इंसुलिन बनेगा ही नहीं। तो छोटे बच्चों में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी सेल को यहाँ पर खत्म कर देगी, ओके। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स, या अगर बच्चे में लो विटामिन डी की कमी है, ठीक है। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। देखो, 3 इंपॉर्टेंट साइन होते हैं डायबिटीज के, जिनको हम बोलते हैं 3 PS। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3 PS, ठीक है। 3 PS के होते हैं, ये तीनों पी के नाम से आते हैं, ठीक है। 3 जो मेन लक्षण है डायबिटीज में, वो है पॉलीडिप्सिया। डिप्सिया मतलब जब पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, उससे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ऐसा क्यों होता है, प्यास क्यों लग रही है? सोचो, अगर हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, ठीक है, अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है टाइप 1 डायबिटीज में, तो ये कंडीशन है क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो ये ग्लूकोज कहाँ रहेगा, हमारे ब्लड में ही रहेगा, और सेल के अंदर एनर्जी आएगी ही नहीं, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर इतना सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहेगा, तो ब्लड को फिल्टर कौन करता है, हमारी किडनी करती है। तो किडनी भी कितने हद तक मतलब उस ब्लड को फिल्टर करेगी, तो कुछ जो ग्लूकोज है वो हमारी यूरिन में निकल जाता है। और ग्लूकोज क्या है, एक सॉल्यूट है, सॉरी हाँ सॉल्यूट है। जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पानी को मतलब पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसका काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना। जैसे एक ग्लास में अगर हम चीनी डालेंगे, उसको घोलेंगे, तो वो कुछ चीनी मतलब है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, हल्की सी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो सॉल्यूट क्या करता है, पानी को खींचता है। तो जैसे किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट करेगी, तो फिल्टर करने से क्या होगा, कुछ जो शुगर है वो पेशेंट के यूरिन में जाएगा, ठीक है, वो शुगर क्या करेगा, हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी खींच लेगा, इसलिए पेशेंट को इसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगना, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशेंट को बार बार यूरिन करने का मन करेगा, वो बार बार यूरिन पास आउट करेगा, पॉलीयूरिया, ठीक है। इतना सारा यूरिन अगर पेशेंट पास करेगा, पहली कंडीशन इसमें आती है पॉलीयूरिया, मतलब पेशेंट को बहुत सारा यूरिन जो है वो लगेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या लगेगी, प्यास लगेगी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, पॉलीयूरिया, पहले पेशेंट को पॉलीयूरिया होगा, वो बार बार यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से उसको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। इसके अलावा एक्सट्रीम हंगर, पेशेंट को बार बार भूख क्यों लगती है, क्योंकि सेल में जो है, सेल में ग्लूकोज पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और जो सेल होंगे वो स्टार वो फील करेंगे, ठीक है, वो हंग्री हो जाएंगे सेल, इसलिए पेशेंट को यहाँ पर बार बार भूख लगती है। उसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। फेजिया मतलब होता है बहुत एक्सेसिव फूड को खाना, उसे बोलते हैं पॉलीफेजिया। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज में जो पेशेंट होगा वो पतला होगा, रैपिड उसका वेट लॉस होगा, वो दुबला पतला होगा, उसके अंदर हमेशा वीकनेस रहेगी, और उसको ब्लरड विजन की कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें कि पेशेंट को कंप्लीट यहाँ पर ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी देखी जा सकती है। विदाउट इंसुलिन पेशेंट विल नॉट एबल टू सर्वाइव, और अगर बिना, अगर हम, क्योंकि उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन,
पेशेंट को जिंदगी भर के लिए यहाँ पर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, बिना इंसुलिन के पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। देखो, जेनेटिक, जेनेटिक मतलब फैमिली हिस्ट्री या जीन में कोई म्यूटेशन हुआ, कोई बदलाव हुआ, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी ने हमारे बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर लिया है, या फिर इन्वायरमेंट में कोई वायरस थे जिनकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। ठीक है, और हमारी बीटा सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर बीटा सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इंसुलिन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, या फिर इंसुलिन इतना कम प्रोड्यूस होगा कि वो नाक के बराबर होगा। ठीक है, और नाक के बराबर होगा तो वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ब्लड में ही छोड़ देगा, तो मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एरो वाइज है, बहुत इजी पैथोफिजियोलॉजी इसकी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, फैट का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देगी। जैसे ही फैट ब्रेकडाउन होगा तो बॉडी में क्या रिलीज होगी, कीटोन फॉर्मेशन रिलीज होगी, जिससे कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ओके, तो यहाँ पर एक की पॉइंट है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। पूरी तरह से इंसुलिन की कमी से क्या हुआ, पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो चुका है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है और कीटोसिस हो चुका है। तो टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनती है, जिसको कि हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, इसमें क्या है कि बीटा सेल से इंसुलिन बन रहा है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली, मतलब इंसुलिन तो बन रहा है, हमारे ब्लड में इंसुलिन प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो हमारी सेल है वो रेजिस्टेंस हो गई है, मतलब वो इंसुलिन के आने पर भी काम नहीं कर रही है, वो अपना डोर ओपन नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारी सेल है, ठीक है, इसमें एक लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर लॉक है, इसकी की क्या है, इसकी की है इंसुलिन। जब इंसुलिन आएगा और इस पे लगेगा तभी ग्लूकोज अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंसुलिन होने के बावजूद भी जो हमारी सेल्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, वो इंसुलिन को स्पेस नहीं दे पा रही लगने के लिए, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारी सेल में नहीं आ पा रहा है, या फिर इंसुलिन बन रहा है बहुत ही कम क्वांटिटी में बन रहा है कि वो अच्छे से ग्लूकोज को अंदर नहीं लेके जा पा रही है। ये कंडीशन होती है टाइप 2 डायबिटीज में, इंसुलिन होने के बावजूद भी वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, क्योंकि सेल क्या है, इसके लिए सेंसिटिविटी शो नहीं कर रही है, सेल वहां पर रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक है, उसके भी कारण है। 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज देखी जाती है। वहां पर क्या था, वहां पर 10% लोग थे टाइप 1 में, 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलेगी। इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। ये अचानक से नहीं होती है, जैसे हमारी एज 40 से ऊपर जाती है तो धीरे धीरे ये टाइप 2 डायबिटीज आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसका नाम है, जो डायबिटीज मैच्योर लोगों में, एडल्ट लोगों में देखी जाती है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। ठीक है, मतलब मैच्योर होने के बाद आफ्टर 40 या फिर आफ्टर 30। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज, इसका एक और नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को पूरे जीवन भर या पूरे लाइफ टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट अपने डाइट को कंट्रोल करता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है, या फिर इंसुलिन के अलावा उसको हम मेडिसिन यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है नॉन इंसुलिन, मतलब पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरा नाम क्या है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनती है टाइप 2 डायबिटीज में। पहली कंडीशन क्या बनेगी, हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर समझ गए, हाइपर क्या होता है, ज्यादा, इंसुलिन मतलब इंसुलिन हार्मोन ज्यादा होना, ईमिया मतलब हमारे ब्लड में ज्यादा अमाउंट होना इंसुलिन का हमारे ब्लड में। When the body becomes insulin resistant, it does not respond properly, so the pancreas produce more insulin. देखो होता है क्या यहाँ पर, कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, ये इन्होंने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस शो करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पेनक्रियास कब इंसुलिन बनाते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में 70 से ऊपर जाएगा, 70 mg पर डेसीलीटर से ऊपर जाएगा, तो हमारे पेनक्रियास क्या करेंगे, इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो सेल है वो काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, सेल जो है वो इंसुलिन और ग्लूकोज को अंदर नहीं आने दे रहे, तो उससे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इट डज नॉट प्रॉपर्ली सो द पेनक्रियास प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। उससे क्या होगा कि हमारे सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी तरह से
ये ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है ये लगातार 70 ही रहेगा, मतलब 70 से ऊपर बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सेल में जा ही नहीं पा रहा है, इवन यहाँ इंसुलिन होने के बावजूद भी, क्योंकि जो सेल्स है वो रेजिस्टेंस यहाँ शो कर रही है इंसुलिन के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी पेनक्रियास को लगेगा कि भाई अभी भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो हमारी पेनक्रियास फिर और इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगी, फिर और करेंगी। चलो मान लो थोड़ा बहुत इंसुलिन सेल्स के अंदर चला भी जाएगा, बट मैक्सिमम इंसुलिन और ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही घूम रहा है, ठीक है। मैक्सिमम अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहेगा तो हमारी पेनक्रियास लगातार इंसुलिन बनाते रहेगी और बहुत ज्यादा बना देगी, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, अगर पेनक्रियास इतना ज्यादा काम करेंगी, सालों साल बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगी, तो धीरे धीरे जो सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। वो जो बीटा सेल्स है वो थकना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो धीरे धीरे फिर कम कम इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। तो हाइपर इंसुलिन ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन ब्लड में होने के बावजूद भी वो हमारे सेल्स में नहीं जा पा रहा है, और इंसुलिन हमारे ब्लड में पड़ा हुआ है, ग्लूकोज भी पड़ा हुआ है। अगर ग्लूकोज का लेवल 70 से ऊपर जाता है तो लगातार हमारी जो पेनक्रियाज है वो लगातार इंसुलिन बनाती रहेगी, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी बीटा सेल थक जाएंगी, वो अब और ज्यादा इंसुलिन नहीं बना पाएंगी, इंसुलिन का सिक्रेशन फिर धीरे धीरे कम होना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट्स ऑफन ए प्री डायबिटिक कंडीशन, ये एक प्री डायबिटिक कंडीशन है, मतलब डायबिटीज हुई नहीं है बट आगे फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है। हियर पेशेंट विल हैव शुगर क्रेविंग। यहाँ पर कैसे पहचानोगे कि पेशेंट को प्री डायबिटीज कंडीशन है, कि उसकी बॉडी में हाइपर इंसुलिन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग्स हो रही है, इट मीन्स कौन सी कंडीशन है, टाइप 2 डायबिटीज की प्री डायबिटीज कंडीशन है। ओके, तो बहुत ज्यादा क्रेविंग होना शुगर खाने का, एंड डार्क पैचेस, और जिन लोगों के गर्दन में या फिर आर्म पिट में डार्क पैचेस, ब्लैक ब्लैक बड़े बड़े पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी एक प्री डायबिटीज की कंडीशन है या फिर हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ज्यादा ग्लूकोज ज्यादा होना हमारे ब्लड में, ब्लड ग्लूकोज लेवल यूजुअली अबव। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 से 200 mg पर डेसीलीटर रहता है बहुत ही लंबे टाइम के लिए, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ज्यादा ग्लूकोज, ईमिया मतलब होता है ब्लड, ईमिया मतलब होता है ब्लड, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो ज्यादा होना ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में, कितना ज्यादा, 180 से 200 mg पर डेसीलीटर होना, उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। एक कंडीशन आती है उसको बोलते हैं हम हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में HHNKS, ठीक है। दैट इज हाइपर ऑस्मोलर, मतलब ऑस्मोलरिटी बहुत अधिक हो चुकी है, हाइपर ग्लाइसीमिया अधिक हो चुका है, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम मतलब कीटोन्स नहीं बन रहे। ओके, ब्लड शुगर बिकम्स एक्सट्रीमली हाई। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड शुगर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी बॉडी में कीटोन फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज में पेशेंट के ब्लड में कीटोन्स बॉडीज नहीं बनती है, वो सिर्फ टाइप 1 का ही कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा ब्लड शुगर होता है, उसके बावजूद भी कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा, लीडिंग टू सीवियर डिहाइड्रेशन एंड हाई ब्लड ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी क्या होती है, सपोज मेरे पास यहाँ पर 2 ग्लास है, ठीक है। अगर इस वाले ग्लास में मैं लगातार शुगर ऐड करते रहूंगी और इस वाले ग्लास में मैंने सिर्फ 1 स्पून शुगर ऐड किया है, तो जिसमें लगातार मैं शुगर 5-6 स्पून ऐड करूंगी वो गाढ़ा हो जाएगा, उसकी ऑस्मोलरिटी अधिक हो जाएगी, ठीक है। और जिसमें सिर्फ 1 स्पून शुगर है उसकी ऑस्मोलरिटी कम होगी, ठीक है। जितना मैं यहाँ पर सोल्यूट ऐड करूंगी वो उतना ज्यादा यहाँ पर गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड है ना, इस कंडीशन में HHNKS की कंडीशन में जो हम पेशेंट का जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, और जो गाढ़ा ब्लड है वो अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और पेशेंट को कहीं पर चोट लगेगी, डायबिटिक फुट होगा, कोई भी इंफेक्शन होगा, तो वो अच्छे से वहां पर जल्दी से हील नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलरिटी यहाँ बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर हम दोनों ग्लास को नीचे पोर करेंगे तो जल्दी पानी किसमें से गिरेगा, जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम है, जिसमें शुगर की मात्रा कम है, ठीक है, वो जल्दी से बह जाएगा। और जिसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है वो धीरे धीरे बहना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पेशेंट की बॉडी में इतना सारा शुगर होने के बावजूद भी उसके फैट का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, उसका फैट यहाँ नहीं टूटा है,
कीटोन्स बॉडी नहीं बन पाई है। अब पेशेंट का अगर ब्लड गाढ़ा है, बहुत ज्यादा शुगर है, तो पेशेंट को बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाएगी और उसका ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो है बढ़ जाएगी। अब ये कंडीशन होती है अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई है। कितना ज्यादा हाई? 600 से ऊपर है, 600 mg पर डेसीलीटर से ऊपर है अगर, ठीक है। किसी का ब्लड शुगर लेवल अगर 600 mg पर डेसीलीटर से ऊपर है, ये बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है। तो ब्लड बिकम्स थिक, ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम हाइपर ऑस्मोलर। अब टाइप 2 डायबिटीज के कारण क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों को होता है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज खासकर ओवरवेट, ठीक है। अगर हम अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बीएमआई से ऊपर हमारा वेट है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है बॉडी में, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ही कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, एक जैसे रूटीन है, जैसे ऑफिस में हो गया, या फिर हम दिन भर बैठ रहे हैं, वॉकिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी जीरो के बराबर है, तब ये होगा, पहला कारण टाइप 2 डायबिटीज का। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री के कारण भी होता है। ऐसा नहीं कि जो मोटे लोग हैं उन्हीं को होगा, कई बार जो पतले लोग हैं और उनकी फैमिली में किसी को थी डिजीज, तो आगे चल के जो ग्रांड चिल्ड्रंस है उनमें भी डिजीज आगे आएगी, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा कारण क्या है, हाई ट्राइग्लिसराइड। अगर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल जो है वो 250 mg पर डेसीलीटर से ऊपर जाता है, या फिर किसी का बीपी बहुत ज्यादा है, हाइपरटेंशन की कंडीशन पेशेंट में रहती है, काफी लंबे टाइम तक रहती है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज ओल्डर एज में होता है, स्पेशली 45 ईयर्स के बाद या 40 ईयर्स के बाद इसकी कंडीशन बढ़ जाती है, या फिर किसी को प्री डायबिटीज था और उसने उसको ढंग से ट्रीट नहीं किया। प्री डायबिटीज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, उसने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाया है, ठीक है। जंक फूड्स का बहुत अधिक यूज करना, सॉल्ट अधिक खाना, शुगर अधिक खाना, या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, तो वो सारे इसके कारण है। अनहेल्दी अगर हम डाइट लेते हैं, हाई शुगरी डाइट लेते हैं, दिन भर जंक फूड खाते हैं, तो वो भी इसका मेन कारण है। पीसीओएस, जिन वुमेन्स को पीसीओएस की डिजीज होती है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये अगर कोई लेडी पीसीओडी से सफर कर रही है, पीसीओ से सफर कर रही है, तो वो भी डायबिटीज में जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर टाइप 3 डायबिटीज होती है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, तो वो क्यों होती है वो बताऊंगी। पहले हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज की, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से है, देखो, ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर के कारण ही होती है, मतलब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही गंदा है, हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, इनएक्टिव है बिल्कुल लाइफ में, ठीक है। ओबेसिटी इसका मेन कारण है। तो जिससे क्या होगा, फैट, लिवर एंड मसल सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्स करेक्टली टू इंसुलिन। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो सेल्स होती है, हमारी फैट सेल्स होती है, हमारी जो लिवर की सेल्स है, हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स है, वो धीरे धीरे यहाँ पर रेजिस्टेंस शो कर देगी। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को अपने अंदर ना आने देना, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब उसको इनकार कर देना, उसको मना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है, हमारी फैट सेल होगी, हमारी लिवर की सेल्स होगी, हमारी मसल्स की सेल होगी, वो कुछ टाइम बाद क्या करेगी, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी। मतलब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, बट अब सेल्स क्या है, रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ठीक है। और बिना इंसुलिन के ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर नहीं आ पाएगा और हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर जो बॉडी की सेल्स होती है, वो इंसुलिन यहाँ पर रेजिस्टेंस शो कर लेगी, जिससे क्या होगा, अब जो ग्लूकोज है वो हमारे सिर्फ ब्लड में तैरता रहेगा, ठीक है। अब ज्यादा अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर यही कंडीशन काफी लंबे टाइम तक बनी रहे तो पेशेंट का जो ग्लूकोज है वो 600 से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, कि जब पेशेंट को पूरी तरह से डायबिटीज हो जाए, ठीक है ना। तो पेशेंट को यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन बनी रहेगी। अगर ये ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा तो वो हमारे ब्लड में ही रहेगा। फिर क्या होगा, इंक्रीज इंसुलिन अर्ली स्टेज। शुरू में तो क्या होगा, हमारी पेनक्रियास सोचेंगे कि, क्योंकि पेनक्रियास के पास एक सिग्नल जाता है, क्योंकि पेनक्रियास के आसपास भी क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो जब हमारा जो ब्लड है उसमें अगर 70 से ऊपर जाएगा हमारा ग्लूकोज लेवल, तो हमारी पेनक्रियास शुरुआत में क्या करेगी, बहुत सारा इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। ये वही कंडीशन आ चुकी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, हाइपर इंसुलिनिया, ठीक है। अर्ली स्टेज में, शुरुआत में क्या होगा, हमारा पेनक्रियास सोचेगा कि भाई ब्लड में तो बहुत सारा ग्लूकोज है, तो हमारा पेनक्रियास क्या करेगा, बहुत सारा इंसुलिन यहाँ बनाना शुरू कर देगा। तो शुरुआत में तो बहुत सारा इंसुलिन बनेगा, धीरे धीरे पेनक्रियास टाइम के साथ साथ और एज के साथ साथ, जब कोई चीज लगातार काम करती है तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जो पेनक्रियास है वो वीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और वो धीरे धीरे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देगी।
ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं पर्सिस्टेंट हाई ब्लड शुगर, जिसकी वजह से ब्लड में ही शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ये थी टाइप 2 डायबिटीज। एक हमारे पास आती है टाइप 3 डायबिटीज, जिसे हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। मैंने यहाँ पर गेस्टेशनल डायबिटीज नहीं लिखी है, बता देती हूँ। गेस्टेशनल डायबिटीज वो होती है जब सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी लेडी में ब्लड शुगर अधिक हो जाना, ठीक है। और जैसे ही वो बच्चे को डिलीवर कर देती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। बट उस लेडी में चांसेस है कि फ्यूचर में उसको डायबिटीज हो सकता है, ओके ना। कई बार जो बच्चा होता है अगर वो 4 kg से ऊपर है, ठीक है, मतलब बड़ा जो बच्चा है उसका वेट जो है 4 kg से ऊपर है, तो यहाँ पर होता है कि मदर को क्या है, डायबिटीज है, ठीक है। अगर कोई लेडी डिलीवर कर रही है 4 kg से ऊपर बच्चे को, इट मीन्स शी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। बट ये कुछ टाइम तक ही रहती है, जैसे वो डिलीवर कर देती है तो उसका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। या वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, ओके। अब